हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो कल जो है हम लोगों ने डिटेल में सिलेबस, ठीक है, सिलेबस एंड प्रीवियस क्वेश्चन सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर में आपको पढ़ना कितना है। सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में आने वाला है। हमको कोई पीएचडी नहीं करनी है। और मैंने इसीलिए जो सिलेबस अभी मैं भेज दूंगी, थोड़ा सा लेट हो चुका है, तो इस सिलेबस को मैंने आपको इसलिए दिखाया है ताकि आपको एक एक टॉपिक समझ में आए कि अच्छा ये टॉपिक्स मैम ने पढ़ा दिया, या फिर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, एटलीस्ट आपको टॉपिक याद होना चाहिए। और मैंने आपको कल बोला था कि हम हिस्ट्री करने वाले हैं, और हिस्ट्री का ही पहला चैप्टर था क्या, कब, कहाँ और कैसे, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। मैंने आपको बोला ही था। पहला ये टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 1। और हिस्ट्री हम शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिस्ट्री जो है ना, आप देखोगे 6, 7, 8 की हिस्ट्री बहुत लेंदी है। इवन इसके चैप्टर्स इतने बड़े बड़े हैं कि कई बार एक चैप्टर्स को 2 से 3 दिन में कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन बनाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज का हमारा टारगेट है कि आप 500 लाइक्स, और देखते हैं 100, 200, 300 जितना भी आएगा। जो भी चीज़ें हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। बाकी जो नंबर मैंने आपको दिया था, जिसके भी नोट्स पेंडिंग थे सभी को नोट्स मिल चुका है। और जिसे नहीं मिला है तो आप इस नंबर पे अगेन मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि एक एक दिन में 200 प्लस मैसेज आता है, तो कई बार मैसेज नीचे चला जाता है। ठीक है, और नोट्स आप सभी को पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच, क्योंकि नोट्स मैंने बहुत ही कंसाइज रखा है। डेली क्लासेस देखो और 179 पेजेस का नोट्स अपने साथ रखो, रिवीजन करते चलोगे ना, तो आपका 60 में से 60 बहुत ही आसानी से आएगा। ठीक है, तो इस नंबर पे मैसेज करके जिसे भी लेना होगा आप ले लीजिएगा। प्राइस बहुत ही कम है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ये पहला ही चैप्टर है, और चैप्टर बहुत छोटा सा है, बट ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछा हुआ है। मैं आपको क्वेश्चंस लास्ट में भी दिखाऊंगी, और रिसेंटली भी इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आया था कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा था, बट वो इसी चैप्टर से था। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि हमारी हिस्ट्री क्या थी, मतलब कैसे हमें पता चलेगा कि पहले के लोग, मान लीजिए 2000 साल पहले के लोग, 3000, 4000 साल के पहले लोग कैसे रहते थे, किस तरीके से अपना जो है खाना वगैरह, उनका बर्तन क्या होता था, क्या पहनते थे, बच्चे क्या खेलते थे, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। हमें डेट्स के बारे में पढ़ना है, तिथि। ठीक है, और कैसे हमको इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला है, हमको इस चैप्टर में ये भी पढ़ना है। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूँ, इस चैप्टर में यही है कि अगर आपसे मैं ये पूछूं कि चलो बताओ कल क्या हुआ था, तो आप उसके लिए रेडियो सुन सकते हो, न्यूज़पेपर देखोगे, टेलीविज़न देखोगे। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूं तो आप तुरंत बता दोगे कि चलो ठीक है बताओ पिछले साल क्या हुआ था। तो पिछले साल का आपको नहीं याद होगा, तो आप क्या करोगे, आप किसी ऐसे अपने दोस्त से, किसी से भी ऐसे इंसान से बात करोगे जिसको याद हो, तभी तो आप पिछले साल का बताओगे ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पिछले साल का आपको याद हो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि चलो आप बताओ 2000 साल पहले, 3000 साल पहले क्या हुआ था, तो ये आप कैसे जानोगे, क्योंकि आप तो थे नहीं, ना ही आपका कोई जानने वाला होगा। तो उसके लिए आप पहले की कुछ किताबों को उठाओगे, जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट, जो पांडुलिपि होती है, जो कि लिखा गया होता है ताड़पत्र पे, कुछ किताबें ढूंढोगे, तब आपको पता चलेगा कि पहले क्या हुआ था, कैसे लोग रहते थे। यही सारी चीज़ें पढ़ना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब हिस्ट्री के बारे में हम क्या जान सकते हैं, आप क्या जान सकते हो, हमारा जो अतीत है, हमारे जो पहले के लोग हैं, उनके बारे में हम यही जान सकते हैं कि वो लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। क्योंकि आज के समय में इतने फैंसी फैंसी कपड़े हैं, इतने अच्छे अच्छे घर हैं, पहले क्या ऐसे होता था, घर में कैसे रहते थे, किस तरीके का वो शिकार करते थे, कैसे पशुओं को पालते थे, खेती, व्यापारी, पुरोहित, संगीतकार, कलाकार, वैज्ञानिक के जीवन के बारे में हम जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। यही नहीं, आप ये भी पता कर सकते हो कि उस समय के बच्चे जो है ना, छोटे छोटे बच्चे, वो कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी स्टोरी सुना करते थे, नाटक कौन सा देखते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हो, बट कैसे, यही सवाल है ना कि कहाँ से पता करोगे। तो चलो ठीक है, ये भी हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। ये सारी चीज़ें देखने से पहले हम ये देखते हैं कि आखिर में लोग रहते कहाँ पे थे। और वो आपका यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट है, नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये सेम क्वेश्चंस आपका हायर लेवल में क्लास 6 से पूछा हुआ है। सोचिए, टीजीटी में पूछा हुआ है, आपका यूपीएससी तक में पूछा हुआ है, क्योंकि ये नर्मदा नदी का जो तट है ना, यही सबसे पुराना तट है, जहाँ पर सबसे पहले जो है एक तरीके का आप कह सकते हो ह्यूमन एक्टिविटीज स्टार्ट हुआ था। यहीं पर लोग सबसे पहले रहने आए थे। ठीक है, नर्मदा नदी का तट। और ये मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, ये देखिए,
यहाँ पर आप देखिए, एक सेकेंड, पहले तो मैं यहाँ पर आपको और भी चीज़ें दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये आपका नर्मदा नदी है, यहाँ से ये निकलती हुई आ रही है नर्मदा नदी। ये वही तट है जहाँ पर सबसे पहले लोग रहने आए थे। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन इसमें का इंपॉर्टेंट है और वो है सुलेमान और किरथर पहाड़ी। यहाँ पर आपको सुलेमान और यहाँ पर आपको किरथर पहाड़ी दिखाई दे रही है। ये आपको पता है, ये आपका उत्तर पश्चिम में है और ये वही तट है जहाँ पर सबसे पहले स्त्री और पुरुष ने गेहूं और जौ जो है उगाना शुरू किया। और यही सेम क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा है सीटेट ने, एक आपका 2021 में पूछा है और एक अभी रिसेंटली भी पूछा हुआ है। ठीक है, सुलेमान और किरथर पहाड़ी, सिर्फ उतने पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी कि सहायक नदी क्या होती है। अब ये देखो, ये गंगा नदी है, ठीक है, ये गंगा नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये चंबल है, ठीक है, ये यमुना नदी है, ये सोन नदी है। तो ये जितनी भी सहायक नदी क्या होती है, ये सारी इनकी सहायक नदी हैं और ये जाकर एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, ये इनकी सहायक नदी हो गई, ये गंगा नदी की सहायक नदी हो गई। सेम उसी तरीके से आपकी सिंधु नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम नदी हो गई, चिनाब हो गई, रावी नदी, सतलुज नदी, व्यास नदी। ये सारी नदियां क्या होती हैं, जाकर एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। तो ये मैप में आपको मैं चीज़ें इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। तो एक आपको याद रखना है, नर्मदा नदी सबसे पहला तट है, आरंभिक लोग यहाँ पर रहने आए थे सबसे स्टार्टिंग में। दूसरा सुलेमान और किरथर पहाड़ी, ये उत्तर पश्चिम में है। स्त्री और पुरुष ने लगभग 8000 साल पहले यहीं पर गेहूं और जौ की खेती शुरू की थी। ठीक है, याद हो गया। नर्मदा नदी, ये आपका गंगा नदी यहाँ से है, ठीक है, ये आपका सिंधु नदी हो गया। जो जो यहाँ से पूछा गया है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका गारो पहाड़ी है यहाँ पर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे यहाँ पर देख सकते हो गारो पहाड़ी। यहाँ पर ये आपकी विंध्य पहाड़ी नर्मदा नदी के ऊपर ये आप देख सकते हैं। अभी हमको यहाँ पर देखना है क्योंकि यहाँ पर कृषि का विकास हुआ था। ठीक है, यही तो हम देखने वाले हैं ना कि कहाँ पर किस तरीके से विकास हुआ था। ये मैंने आपको मैप में एक बार अच्छे से दिखा दिया। अब अपने दिमाग में रखो नर्मदा नदी। ठीक है, अब देखिए, जो चीज़ें मैंने आपको समझा दिया है ना मैप में, वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। बोला है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ, लगा लिया हमने। क्यों? क्योंकि कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं। कई लाख वर्ष पहले से, आप समझ सकते हो, वर्ष नहीं, कई लाख वर्ष पहले। तो सबसे पहला यही तट है जहां पर सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज, लोग यहां पर रहने आए थे। इस वजह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सी नदी है जिसके तट पर कई लाख वर्ष पहले से लोग रह रहे हैं, तो वो है नर्मदा नदी का तट। ये पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अब देखिए, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आपको किसी न किसी टीचर की जरूरत जरूर पड़ेगी हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, क्योंकि आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसमें से क्या चीज़ें आपको नोट करनी है, क्या चीज़ें छोड़नी है। अब मैं तो आपको 2-3 साल से पढ़ा रही हूँ, तो मुझे पता है कि इसमें से क्या क्या चीज़ें आपके काम की हैं। अब जैसे ये आपके काम की है, आप पॉइंट करके इसको लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी है जो आपके काम की है। बार बार पूछा जाता है। इवन आपने मेरा नोट्स देखा होगा तो उसमें भी सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मिलेंगी, ये सारी बेकार की कहानियाँ उसमें मिलेंगी ही नहीं। तो पहला क्वेश्चन अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि कई लाख वर्ष पहले किस नदी के तट पर लोग रह रहे थे, तो वो है नर्मदा नदी। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशाल संग्राहक थे जो कि आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। यहीं पे नर्मदा नदी पर अपने भोजन के लिए वे जड़, फल तथा जंगल के लिए अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। कहाँ से? नर्मदा नदी। और सीटेट क्या करेगा, ये सारे पॉइंट्स आपका स्टेटमेंट में बनाकर दे देगा और आपसे पूछेगा इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सोशल साइंस में डिटेल में चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये लोग जानवरों का शिकार भी करते थे जो लोग यहाँ पर रहते थे। तो नर्मदा नदी आपका क्लियर हो गया, हमने नर्मदा नदी देख ली। अब मैंने आपको यहीं पर पढ़ाया था ना, ये नर्मदा नदी हो गया, ये सुलेमान और किरथर पहाड़ी जो कि उत्तर पश्चिम में है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8000 वर्ष पहले यहीं पर स्त्री और पुरुष ने गेहूं और जौ सबसे पहले उगाना शुरू किया था। सुलेमान और किरथर पहाड़ी, ये आप मैप तो देख ही सकते हो, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, इसलिए बोला है सुलेमान और किरथर। ठीक है, नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि 2021 में पूछा है और ये सेम क्वेश्चन अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ी का पता लगाओ। पता लगा लिया है हमने। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसल को उपजाना आरंभ किया। क्वेश्चन सीटेट ने आपका पूछा था कि वो कौन सी जगह है जहां पर स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसल को उपजाया, और ऑप्शंस में बहुत सारी लिखा होगा और एक जगह लिखा है सुलेमान और किरथर पहाड़ी। जिसे पता नहीं होगा वो तो कभी इसका आंसर दे ही नहीं पाएगा। तो प्लीज़ सेकंड पॉइंट आपको ये अपने कॉपी में नोट करना है। ठीक है, उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ठीक है, यहीं के लोग, ये लोग गांव में रहते थे।
कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी। अब उत्तर पूर्व में आपका गारो पहाड़ी हो गया, अब ये वाला आपका हिस्सा गारो है, मतलब ये आपका उत्तर पूर्व है। अब मध्य में आपका हो गया विंध्य पहाड़ी। यहाँ पर कृषि का जो विकास हुआ था, ठीक है। तो आपका गारो पहाड़ी कहाँ पे है, उत्तर पूर्व में है, और मध्य में क्या है आपकी विंध्य पहाड़ी। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कृषि का आरंभ हुआ था यहाँ से, ठीक है। तो साथ साथ में मैं आपको मैप भी दिखा रही हूँ, ये देखिए सेम चीज़ लिखा हुआ है कि जहाँ पर कृषि का विकास हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चावल सबसे पहले कहाँ पर उपजाया गया था, तो विंध्य के उत्तर में। ये आपका विंध्य है, इसके उत्तर में, ठीक है। अब यहां पर हमारा सारा कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको 2 पॉइंट्स याद करवाए हैं। सहायक नदी, अब ये गंगा नदी है, ये जो इसकी इतनी सारी सहायक नदियां हैं ना, ये क्या होती हैं, जाकर एक बड़ी सी नदी में मिल जाती हैं, वही होती है सहायक नदी। सेम उसी तरीके से सिंधु नदी है, इसकी सहायक नदी का नाम याद रखिएगा, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। ये भी क्या होती हैं, जाकर एक बड़ी सी नदी में मिल जाती हैं। तो ये हो गई सहायक नदी। ये दोनों चीजें हमें पढ़नी है। चलिए, अब मैंने आपको सिंधु नदी दिखाई दिया है, इसकी सहायक नदी भी मैंने आपको बता दिया है। सहायक नदी किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है कि बड़ी नदी में मिल जाती हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। याद करने वाली चीज़ ये है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे, ये जो सिंधु नदी के किनारे रावी, सतलज, ये है ना चिनाब, इनके किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, कुछ नगर का विकास हुआ। गंगा व इसकी सहायक नदी जैसे सोन नदी हो गई, चंबल नदी हो गई, एक सेकंड ये देखिए, ये गंगा नदी, चंबल, ठीक है, यमुना, सोन, इनके किनारे पर, एक सेकेंड, तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगर का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ है। तो ये ध्यान दीजिएगा, 4700 वर्ष पूर्व ये जो सिंधु की सहायक नदी है ना, इसके किनारे कुछ आरंभिक नगर का विकास हुआ, और गंगा व इसकी सहायक नदी के किनारे या फिर समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगर का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है, ये डेट याद रखिएगा, ठीक है। अब गंगा इसकी सहायक नदी तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, मगध मतलब वर्तमान जो हमारा बिहार है ना, उसी के नाम से जानते हैं। तो इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया यहाँ तक, तो आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से अपने कॉपी में नोट करना है। अब आपका अगला जो है इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हो, बट कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यात्रा करने की बात की जा रही है कि पहले उतनी सुविधा नहीं थी और समुद्र थे तो उसको पार करके जाना काफ़ी जोखिम भरा होता था, पॉसिबल नहीं हो पाता था, क्योंकि कई बार प्राकृतिक जो आपदा थी वो आ जाती थी, लड़ाइयाँ वगैरह होती थी, जहाज़ के साथ भी जाना एक कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि आपका पूछेगा नहीं, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, पहाड़ी, पर्वत, समुद्र, जो भी हमारी उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं, तो आप उसको पार तो कर नहीं सकते हो, ठीक है। और कई बार लोगों ने किया भी है कि पर्वत की ऊंचाई को पार करके, समुद्र को पार करके भी गए हैं, ठीक है। कुछ लोग आए और यहीं पर बस भी गए हैं। तो आज हम यात्राएं क्यों करते हैं, क्योंकि लोगों ने इस आवागमन के जो हमारा ट्रैवल हुआ है उससे हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया है, ठीक है। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशते हैं, संगीत रचते हैं, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते हैं। तो जब ट्रैवल होगा, लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जाएंगे, तभी तो हमारी सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं वो रिच होंगी, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है, आप जहाँ पर रहते हो, आप दूसरे जगह पर जाओगे तो आप वहाँ के कल्चर को सीखोगे, वहाँ के वैल्यूज़ देखोगे, आप किस तरीके से लोग रहते हैं, क्या खाते हैं, उनका डेली का रूटीन क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो ये तो नोट करने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो। चलिए, अब ये क्वेश्चन पूछेगा, ये हमारे देश का नाम आखिर में, आप जानते हो कि हम इंडिया बोलते हैं, भारत बोलते हैं, तो आखिर में ये इंडिया सब निकला कहाँ से है, ये तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा ही ना। तो अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द आपका इंडस से निकला है, जिसके हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, वैसे तो सभी को पता है। और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस, आपको पता ही है, मैंने अभी आपको सिंधु नदी दिखाई थी ना, जो कि उत्तर पश्चिम में था, रावी, सतलज, व्यास, ये सारी उसकी सहायक नदी हैं, ठीक है। तो वही बता रहा है कि हिदोस अथवा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश, उसको हम कहते हैं इंडिया।
भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। जो भरत है ना, ये भरत, ये कोई एक तरीके के जो उत्तर पश्चिम में लोग रहते थे ना, तो उनके पूरे ग्रुप को हम बोलते थे भरत। भरत, तो इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक 3500 वर्ष पूर्व जो ऋग्वेद है ना, वहां पर मिलता है ये भरत नाम। बाद में इसका प्रयोग हमने क्या किया, देश के लिए करने लगा। तो भारत का अगर देखा जाए तो ये भारत से ही आया है, क्योंकि भारत जो है, जो उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे, जो उनका ग्रुप होता था, हम उसको बोलते थे। ये आपको ऋग्वेद में मिल जाएगा इसके बारे में वर्णन। और कुछ समय बाद फिर हम लोगों ने इसका यूज़ किस लिए किया है, अपने देश के लिए। देश एक तरीके का नाम ही रख दिया है। तो इंडिया सब किससे निकला है, इंडस से निकला है, जिसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। ये पॉइंट्स याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि कल क्या हुआ था, तो आप उसके लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, आप रेडियो देख सकते हो, टीवी देख सकते हो, ठीक है। बट मैं अगर आपसे बोलूँ कि 3000 साल पहले क्या हुआ था, तो आप क्या करोगे, आप उसके लिए कोई किताब ढूंढोगे, तभी तो पता चलेगा ना। तो वही सेम चीज़ है कि अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करने का तरीका है कि आप पुस्तक को ढूंढो और पढ़ो। अब ये पुस्तकें हाथ से लिखी गई हैं, तो हाथ से लिखी जाने के कारण पांडुलिपि कही जाती है, ठीक है। मान लीजिए कोई पुस्तक है जिसको किसी ने हाथ से लिखा हुआ है, तो वो हो गई पांडुलिपि। अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, याद रखिएगा, पांडुलिपि को अंग्रेजी में बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। ये लैटिन शब्द मेनू, मेनू है ना, ये मेनू, जिसका अर्थ है हाथ है या फिर हाथ से निकला है, तो इसीलिए इसका मतलब ही हुआ हाथ से लिखा हुआ। और ये जो पांडुलिपि होती है ना, वो प्रायः ताड़पत्र या फिर जो हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल का जो एक तरीके का मिलता है, ये ऐसा लेयर, उस पर लोग लिखते थे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं ना, देखिए ये अब नष्ट भी हो चुकी हैं, बहुत सारी यहाँ से कट के फट चुकी हैं, क्योंकि ये कागज़ ही है। तो कुछ चीज़ें इसमें का बचा हुआ है, जिससे आप पढ़ के देख सकते हो कि भाई पहले क्या होता था, लोगों ने लिखी हुई हैं, तो उसके कुछ यहाँ पर बचे हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं पांडुलिपि। और भी बहुत सारे तरीके हैं, कुछ बर्तन मिले हैं, कुछ सिक्के मिले हैं, कुछ ऐसे पत्थर पे कुछ लोगों ने ऐसा लिखवाया है, बहुत पुराना है, आप उसे भी पढ़कर समझ सकते हो, अपने अतीत के बारे में जान सकते हो। एक तरीका हो गया पांडुलिपि, ठीक है। दूसरा तरीका यहाँ पर देखिए, वही सेम चीज़ लिखा हुआ है कि पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया है, कुछ तो नष्ट हो गई हैं, बट आज भी उपलब्ध हैं और ये मंदिर और विहार में रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप उसको पढ़ सकते हो। और इनमें से कई संस्कृत में लिखा हुआ है और कुछ प्राकृत और तमिल में है, ठीक है। प्राकृत भाषा में इसलिए लिखा गया है क्योंकि उस समय के जो लोग थे ना, आम लोग, वो प्राकृत भाषा का ही प्रयोग करते थे, वही समझ सकते थे। तो अतीत के बारे में जानने का एक तरीका हो गया हमारा पांडुलिपि। दूसरा है अभिलेख, ये होता है अभिलेख, आप इसका भी अध्ययन कर सकते हो। ये अभिलेख जो है ना, वो पत्थर, या भी देख सकते हो पत्थर पे लिखा हुआ है, मतलब एकदम जो सॉलिड जो लेयर होगा ना, उस पर लिखवाया गया है, तो ये तो नष्ट हो ही नहीं सकता है। आप इसको देखिए, पढ़िए, समझिए, आपको पता चल जाएगा कि पहले के लोग, इसमें बेसिकली ना जो लड़ाइयाँ होती थीं, अगर कोई राजा जीत जाता था तो अपने बारे में अच्छी अच्छी लाइन लिखवाता था, तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो दूसरा तरीका है अतीत के बारे में जानने का, वो है अभिलेख। ये पॉइंट्स में याद रखना है आपको कि अतीत के बारे में हम और कैसे जान सकते हैं। दूसरा आप कैसे जान सकते हो, तो उस समय के लोग जो सामान यूज़ करते थे, जैसे कि कई वस्तुएं अतीत में बनी हुई हैं, प्रयोग में लाई जाती थी, तो ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है, मान लो मैं हूँ वो, जो मैं इसको पढ़ूंगी, जो भी सामान मान है उस पर कुछ लिखा गया है, तो उसको मैं पढ़ूंगी, तो मैं क्या कहलाऊंगी, पुरातत्वविद, ठीक है। पुरातत्वविद, पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारत के अवशेष, चित्र हो गया, मूर्ति हो गई, इसका अध्ययन करते थे। फिर बताएंगे कि अच्छा ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि ये देखो, ये मिला हुआ है, ये मिला है, ये मिला है, ठीक है, ये पात्र मिला हुआ है, और इन पात्रों का प्रयोग तो 4700 वर्ष पूर्व होता था, ठीक है। फिर आपको चांदी के सिक्के मिलेंगे जिसका यूज़ 2500 वर्ष पहले होता था। तो ये सारी चीज़ों को पढ़ेगा कौन, पुरातत्वविद इसका अध्ययन करेंगे, फिर बताएंगे, वही चीज़, ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। कई बार खुदाइयाँ भी हुई जिसमें से हमको औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के, ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं, कुछ कठोर हैं, कुछ जो जल्दी नष्ट नहीं हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें मिली हैं। जो पुरातत्वविद होते हैं, ये व्यक्ति होते हैं जो कि सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जानवर, चिड़िया, मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते हैं। और ये सारी चीज़ें ढूंढने का मतलब क्या है कि ये हमको पता चलेगा कि अतीत के लोग खाते क्या थे, ठीक है। अगर आपको बहुत साल पहले जानना है कि लोग कैसे सरवाइव करते थे, तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें ढूंढनी होंगी।
और कुछ तो ऐसे अवशेष भी मिले हैं जो कि हमने बहुत ही मुश्किल से बचा रखा है, जो हमें पता चला है कि अच्छा ये लोग खाते थे। और कहीं पर आपको ना अन्न के दाने भी गिरे हुए मिले हैं, ठीक है। कहीं पर लकड़ी के टुकड़े जल रहे हैं और वे जले हुए रूप में ऐसे ही बचे रहते हैं। तो इससे हमें ये भी पता चला कि अच्छा इनको आग का भी ज्ञान हो चुका था, ठीक है। तो अतीत के बारे में आप ऐसे जान सकते हो, वही सब लिखा हुआ है कि पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। जो भी चीज़ें हमें मिली हुई है ना, तो जो इतिहासकार है वो इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेगा और उसे हम कहते हैं स्रोत। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो कि अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ही रोचक हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको सारी चीज़ें जानना है, तो आपको इन्फॉर्मेशन तो प्राप्त हो गई है। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि आपको सारी चीज़ें पहले की पता चल रही हैं, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत को एक तरीके से पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का इन्फॉर्मेशन ही है, आप इसको याद रख सकते हो। और बाकी ये यहाँ से पूछता नहीं है, आप इसको स्किप कर दीजिएगा कि अतीत एक है, अनेक है, यहाँ पर एक वचन बहुवचन का प्रयोग करके कैसे समझाया गया है, तो ये भी आपको पढ़ना नहीं है। एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका यही है कि आपकी सिलेबस, आपका जो एग्ज़ाम है उसकी डिमांड क्या है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अदरवाइज़ पढ़ने के लिए तो इतना है कि कंप्लीट ही नहीं होगा, तो आप इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। चलो, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, वो है डेट, तिथि। तिथि का मतलब क्या है? अगर तुमसे तिथि के विषय में पूछें तो शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। मान लो मैं आपसे पूछूंगी कोई भी डेट कि आपका कब ग्रेजुएशन हुआ था, कब आपने 12th पास किया था, तो आप कुछ डेट बताओगे कि अच्छा हमने ये 2012 में किया है, 2015 में किया है, 2024 में आपने क्या किया है। तो ये सारी गणना आप कर सकते हो। तो वर्ष की जो गणना हो रही है यह ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ये तो आपको पता है ना, हम ईसा पूर्व क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो वही आपको सेम चीज़ पढ़ना है। 2000 वर्ष कहने का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म हो चुका है, अब उनके 2000 वर्ष के बाद से है। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों से आप ये लगाते हो ना, ईसा पूर्व, तो हम इसके रूप में जानते हैं। वैसे ये बहुत ही बेसिक सा है, मैं अगर आपको ना भी समझाऊं तो भी आप कर लोगे। तो यहाँ पर बस ये चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ से आपको याद कुछ नहीं करना है। आपको याद करने वाली जो चीज़ है वो है यहाँ फुल फॉर्म, यहाँ से पूछा जाएगा। इतिहास और तिथि, सबसे पहले ये लिखा हुआ है बीसी। बीसी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद से आपको दूसरा याद रखना है एडी। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। कई बार एडी की जगह पे सीई तथा बीसी की जगह पर बीसीई का प्रयोग होता है। तो अगर मैं आपसे सीई का फुल फॉर्म पूछूं, ये रहा सीई, तो सीई का हो गया कॉमन एरा। और बीसीई तो बी से हो गया बिफोर, सी से हो गया कॉमन, ई से हो गया एरा, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, बाकी इसमें से कुछ नहीं याद रखना है। और ये आपका बीपी है, तो बी से बिफोर, पी से प्रेजेंट, ठीक है। तो हमने क्या क्या इसमें सीखा है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है बीसी का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। एडी का हो गया एनो डोमिनी, सी का हो गया कॉमन एरा, और बीसीई का हो गया बिफोर कॉमन एरा। बस दैट्स इट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी आपका ये एनो डोमिनी वाला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, एडी वाला, और ये बिफोर क्राइस्ट वाला ये पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये चैप्टर बहुत ही आसान सा है। आप देखो ना, हमने इसमें क्या पढ़ा है, क्या, कब, कहाँ, कैसे। आपको तो इसको याद भी नहीं रखना है। सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहाँ पर हुई, नर्मदा नदी, ठीक है। 1 मिनट में आपको याद दिला देती हूँ। आपका जो उत्तर पश्चिम में गेहूँ और स्त्री और पुरुष ने गेहूँ और जौ सबसे पहले कहाँ पर उगाया, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी, ठीक है। आपका विंध्य पहाड़ी हो गया, ठीक है, आपको गारो पहाड़ी हो गया। तो यहाँ पर कृषि का विकास हुआ था। सहायक नदियाँ आपको पता ही है, जो भी सहायक नदी एक बड़ी नदी में मिल जाती है। गंगा की सहायक नदी, मैंने आपको सिंधु की सहायक नदी, इसके बारे में पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ पर हमने यही सेम चीज़ पढ़ा है। अतीत के बारे में आप कैसे पता लगा सकते हो, तो आप पांडुलिपि पढ़ सकते हो, आप अभिलेख पढ़ सकते हो, पहले कौन से बर्तन यूज किए जाते थे, क्या क्या चीज़ें हमें मिली है, हम वो सारी चीज़ों से अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं। यही हमने पढ़ा है, ठीक है।
बहुत ही आसान सा है। और ये 2 पैराग्राफ है तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए। इसी में से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है। बाकी ये इंडिया किस शब्द से निकला है, ठीक है। भारत नाम कैसे पड़ गया, ये। बाकी यहाँ से तो मुझे नहीं लगता है कि आपको याद करने की भी ज़रूरत है। देन आपका ये फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारी पहली क्लास थी। अब हम इसके 2 क्वेश्चंस आपको दिखाने वाले हैं सो दैट आपको समझ में आए कि ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैं 2 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, बाकी आप प्रीवियस क्वेश्चंस करोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। अभी मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया है क्योंकि ये पूरी स्क्रीन पे चला जा रहा था, ऐसे दिख नहीं रहा है। तो पहले आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो। यही सेम क्वेश्चन 2021 में पूछा है कि गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्न में से किस स्थान में मिले हैं। पहला है नीलगिरी, दूसरा है गारो, मालबार, सुलेमान और किरथर। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि 8000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुष ने गेहूं एवं जौ जो है सबसे पहले जहां पर उगाया था वो है सुलेमान और किरथर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये रहा सेम क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। अगला देखिए, इसको अलग अलग तरीके में मोल्ड किया है। किस क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों ने लगभग 8000 वर्ष पहले गेहूं एवं जौ जैसी फसलों की खेती शुरू की है, वो है सुलेमान और किरथर। डायरेक्ट एनसीईआरटी का जो लाइन है ना वही छाप दिया है। नर्मदा नदी घाटी क्या है आप मुझे बताओ। सबसे पहले यहीं पर आरंभिक नगर मतलब लोग रह रहे थे, यहाँ पर बहुत सारे विकास भी हुए हैं, आपने देखा होगा। तो ये नर्मदा घाटी आपको याद रखना है, ठीक है। और गारो पहाड़ी में विंध्य पहाड़ी के ऊपर जो है कृषि का विकास हुआ था, ये भी हमने पढ़ा है। तो ये हो गया हमारा। मैंने आपको इसलिए प्रूफ दिखाया है क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेस्ट लेते ही नहीं हैं। और वैसे भी आपका नोटिफिकेशन आने वाला है 8 मार्च या फिर हो सकता है 10 मार्च तक आए। तो प्लीज़ सीरियस होकर पढ़ाई करो। और जिसे भी नोट्स नहीं मिला है प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस नंबर पे मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक दिन में नोट्स के लिए 200-300 स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं तो मैसेज बहुत नीचे चला जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, और क्या चेंजेस होने चाहिए प्लीज़ आप कमेंट करो। मैं रिप्लाई सभी को देती हूँ। एंड लाइक्स जरूर कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन बना रहता है। 500 लाइक्स में से देखते हैं आज कितने लाइक्स आते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।